गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि कौन कौन से जीव प्रक्रम होते हैं या जीव प्रक्रम के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी जीवन प्रक्रियाएं होती हैं। उन सभी जीवन प्रक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास में, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विसरण क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ जिसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करती हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं विसरण। पदार्थ का यानी कि ठोस, द्रव, गैस का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, उसी को हम कहते हैं विसरण। अब विसरण की जो प्रक्रिया है वो गैसों में भी होती है और हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है कूपिका वाले भाग में। तो विसरण की क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाई जा सकती है। तो बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो बहुकोशिकीय जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है, तो प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विसरण की क्रिया के द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। जबकि अगर हम एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन विसरण के द्वारा आसानी से स्थानांतरित हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। यानी कि हमें ये डिसाइड करना है कि जो वस्तु हमारे सामने है वो सजीव है या निर्जीव है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो सजीव जो वस्तुएं होती हैं वो निरंतर गति करती हैं, चाहे वो मुक्त अवस्था में हो या बाह्य रूप से तो वो अचेत दिखाई देते हैं, जबकि उनके जो अणु होते हैं वो गतिशील रहते हैं। सजीवों के मुख्य गुण होते हैं कि वो गतिशील होती हैं, उनमें प्रजनन की क्षमता होती है, वो सांस लेते हैं, उनमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, उनमें पाचन की क्रिया संपन्न होती है, जबकि निर्जीव वस्तुओं के अंदर ये सब क्रियाएं संपन्न नहीं होती। तो उस आधार पर हम सजीवों को और निर्जीवों को भी डिवाइड कर सकते हैं। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। किसी भी जीव के द्वारा कौन कौन सी सामग्री है जिसको वो यूज़ में लेता है, जिससे उसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है, अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। ये कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल और खनिज लवण अन्य हैं। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ तथा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके स्टार्च का निर्माण करते हैं। जो हम होते हैं यानी कि जो जीव जंतु होते हैं वो विषमपोषी होते हैं और अपने भोजन के लिए वो पेड़ पौधों पर या जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जब वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तो उन्हें कुछ कच्ची सामग्रियों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सभी कच्ची सामग्रियों का उपयोग करके पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उन पौधों के ऊपर कौन निर्भर होते हैं, सभी जीव जंतु। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। अगर हमें अपनी जीवन प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलानी हैं तो कौन कौन से प्रक्रम आवश्यक होंगे। पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करेगा। अब हमें ये तो पता है कि पौधों को किन किन कच्ची सामग्रियों की ज़रूरत होती है, लेकिन पौधा इन्हें प्राप्त कहाँ से करता है। जल पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पत्ती वाले भाग में पहुँचा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पत्ती में ही भोजन का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हम सभी को पता है कि पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इन छिद्रों के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफिल, सभी पत्तियां हरी रंग की होती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है
और यह क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। सूर्य का प्रकाश जो सूर्य के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? हम सभी जानते हैं जो आमाशय होता है उसके द्वारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सीक्रेशन किया जाता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कार्य करता है? इसका पहला कार्य तो ये है कि ये रोगाणुओं को नष्ट कर देता है और इसका दूसरा कार्य ये है कि ये भोजन के पाचन में मदद करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक जटिल एसिड होता है जो अगर आमाशय के द्वारा सीक्रेट किया जाता है तो आमाशय की दीवारों को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो आमाशय की दीवारों के संरक्षण हेतु आमाशय की दीवारों पर श्लेष्मा का आवरण चढ़ा हुआ होता है जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय की दीवारों को क्षति नहीं पहुंचा पाता। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो हमारे शरीर में बहुत सारे पाचक एंजाइमों का सीक्रेशन होता है जैसे कि अग्नाशय रस, जैसे कि पित्त रस। ये सभी पाचक रस हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं और ये भोजन का जब पाचन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं ताकि उनका आसानी से पाचन हो सके। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है? पचा हुआ जो भोजन है वो शुद्धांत्र में अवशोषित हो जाता है क्योंकि शुद्धांत्र में माइक्रोविलाई और विलाई यानी कि प्रवर्ध, सूक्ष्म प्रवर्ध उपस्थित होते हैं और ये सभी प्रवर्ध अवशोषण सतह को 10 गुना बढ़ा देते हैं जिसकी सहायता से हम आसानी से ये अच्छे पदार्थों का अवशोषण कर सकें। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है जो स्थलीय जीवों के द्वारा आसानी से ले ली जाती है, परंतु जल में ऑक्सीजन की मात्रा सूक्ष्म होती है तो वो जलीय जंतु इस ऑक्सीजन को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन जल में मिली हुई होती है। इसीलिए जो स्थलीय जीव होते हैं वो आसानी से सांस लेने में सक्षम होते हैं। ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से भिन्न भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? तो मांसपेशियों में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से लैक्टिक एसिड का सीक्रेशन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ग्लूकोज टूटता है तो एथिल अल्कोहल बनता है और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो CO2 और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार से जब भी ग्लूकोज टूटेगा वो डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है या कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा। उस आधार पर ही उसका निर्धारण किया जाता है कि कौन सा अम्ल बनेगा, कौन सा पदार्थ बनेगा। ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड देखे थे। कल हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।